हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे इज द 7th मई 2023 और आज आप लोगों का नीट का एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, हम उन सब के लिए लेकर आए हैं सॉल्यूशन। या आई एम सचिन सिंह, बॉटनी फैकल्टी इन स्कॉलर डैन। तो हम आज सॉल्यूशंस का डिस्कशन करने वाले हैं आज ही, बहुत फास्टली। और देखेंगे बॉटनी में कौन कौन से क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं और बहुत अच्छा सॉल्यूशन सबका है, तो वो हम देखने वाले हैं सर। तो क्वेश्चंस लेते हैं 101। Which hormone promote internode petiole elongation in the D water rice? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है बिल्कुल। इट इज जस्ट अ सेकेंड। या एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। चैप्टर हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से ये क्वेश्चन है और इसका आंसर जाता है इथाइलिन। यस, एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइन टू लाइन पर क्वेश्चन डिपेंड है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, इसमें जिबलिक एसिड को मार्क कर आए हैं, बट नहीं, करेक्ट आंसर इज द इथाइलिन। जिबलिन भी इलोंगेशन करता है, बट डी वाटर राइस का इलोंगेशन इथाइलिन के अंडर में जाता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 102। इट इज द असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो असर्शन है, इसको हम पढ़ते हैं। ATP is used in the two step in glycolysis। या बिल्कुल सही बात है, ATP दो स्टेप पर यूज होती है ग्लाइकोलाइसिस की। रीजन है, फर्स्ट ATP is used in converting the glucose into glucose 6 phosphate and second ATP is used in the conversion of fructose 6 phosphate into fructose 1,6 diphosphate। वी कैन यूज डाई एंड बेस, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पर। और ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस का, रेस्पिरेशन चैप्टर से। और इसमें इसका आंसर भी दोनों असर्शन एंड रीजन दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि दो एटीपी यूज होती हैं ग्लाइकोलाइसिस पे। यस, दैट इज करेक्ट, 2 एटीपी आर यूज। टोटल 4 एटीपी बनती हैं, बट दो हमारी यूज अप हो जाती है। तो यूज अप होने वाले स्टेप भी यही है। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, 6 कार्बन का ग्लूकोज। और जब उसमें फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, मतलब एटीपी फॉस्फेट देगा अपना, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। ऐसे ही फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ऑलरेडी फ्रक्टोज की 6 पोजीशन पर फॉस्फेट है और उसमें एक एटीपी और ज्वाइन हो जाएगा, तो एक फॉस्फेट और ज्वाइन होगा तो बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। सॉरी। सो करेक्ट आंसर है इसका, बोथ assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. Option 1 is correct. So let's move further. Another assertion question. Assertion है, late wood has fewer xylary elements with narrow vessels. Cambium is less active in winters. ये बात बिल्कुल सही है। एसेशन की अगर हम बात करें तो लेट वुड में xylary एलिमेंट्स बहुत कम होते हैं और वेसल्स का साइज श्रिंक हो जाता है, बिकॉज जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, विंटर्स और ऑटम में कैम्बियम एक्टिविटी अच्छी नहीं होती, लेस एक्टिव होता है। उसी वजह से क्या होता है, वुड, लेट वुड में आपके xylary एलिमेंट्स कम होते हैं। तो इसका एसर्शन और रीजन इसका भी दोनों करेक्ट है। एनाटॉमी का क्वेश्चंस है, डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इसका भी आंसर जाएगा आपका फर्स्ट, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं हम। 104। द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड हैज एब्जॉर्प्शन मैक्सिमाइज्ड। फोटोसिंथेसिस चैप्टर से क्वेश्चन है, हमें सब जानते हैं। फोटोसिस्टम फर्स्ट का जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है दैट इज 700 नैनोमीटर एंड फोटोसिस्टम सेकंड का जो एब्जॉर्प्शन होता है दैट इज 680 नैनोमीटर। तो दोनों का एब्जॉर्प्शन फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आंसर जाएगा हमारा फर्स्ट 680 नैनोमीटर। ये आपकी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को स्टार्टअप कराता है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। 105 मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन। Family Fabaceae differs from the Solanaceae and Liliaceae with respect to the stamens. Pick out the characteristics specific to the family Fabaceae but not found in Solanaceae or Liliaceae. हमें डिफरेंस बता रहे हैं कि Fabaceae में जो चीज मिलती है Solanaceae और Liliaceae में वो चीज नहीं मिलती। अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से रीड की है तो भी ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। डाइएडल्फस एंड डिएंथस एंथर, ये क्वेश्चन तो दोनों चैप्टर्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में भी लाई कर जाएगा। एक तरह से देखें तो ज्यादातर एंथस डाइथियासी होते हैं, डाइथिकस सॉरी, हाँ, और बाइलोब्ड हम जिसे कहते हैं। और डाइएडल्फस का मतलब है कि टू बंडल्स ऑफ द स्टेमेंस, ऑल स्टेमेंस आर कंपोज्ड इन द टू बंडल्स। तो डाइएडल्फस, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Fabaceae फैमिली। सोलोनेसी में, लिलिएसी में ऐसा नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन डाइएडल्फस फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। पॉलीडल्फस नहीं जाने वाला, मोनोडल्फस नहीं जाने वाला। ओके, सो आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन 106 assertion question. First stage of gametophyte in the life cycle of mouse is protonema stage. assertion बिल्कुल ठीक बोल रहा है।
स्पोरोफाइट के बेटा कैप्सूल्स में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स में मॉसिस की। और इसमें से जब स्पोर्स नीचे गिरता है और वो जर्मिनेट करता है, और इसके जर्मिनेट करने के बाद जो बनता है दैट इज प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा स्टेज बनती है। अब ये प्रोटोनिमा स्टेज, उसके बाद लीफ स्टेज भी आती है। तो फर्स्ट स्टेज दैट इज द प्रोटोनिमा स्टेज, मॉस में ऐसा देखने को मिलता है। रीजन है प्रोटोनिमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन द कैप्सूल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कैप्सूल में ही स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोरोफाइट बॉडी है, और ये स्पोर्स जो बनाएगा दैट इज गैमेटोफाइट बॉडी। ये हमारी गैमेटोफाइट बॉडी। ओके, सो बोथ आर द करेक्ट। तो आंसर फर्स्ट जाना चाहिए। बोथ assertion and reason are the correct and reason is the correct explanation of assertion। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 107, प्रेजेंटेशन इज ए फेवरेट टॉपिक। प्रेजेंटेशन से क्वेश्चन काफी मिलता है। सो एक्साइल प्रेजेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, हमें उसके बाद एग्जांपल्स बताने हैं। मस्टर्ड, कुकुम्बर, प्राइम रोज नहीं, मस्टर्ड में एक्साइल प्रेजेंटेशन नहीं होता। चाइना रोज, या चाइना रोज एक दावेदार है। बीन्स, बट बीन्स में नहीं होता, मार्जिनल होता है। टमाटो, डिएंथस, टमाटो में एक्साइल देखा जाता है बट पी और डिएंथस में नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास बचता है। ऑप्शनल एलिमिनेशन से भी ये क्वेश्चन हो गया। चाइना रोज, लेमन एंड पिटूनिया, इन तीनों में ही हमारा एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। In a tissue culture, leaf mesophyll cells are put in a culture medium to form a callus. This phenomena may be called as। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर की एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट। एक क्वेश्चन इसके साथ और बनता है ट्यूमर वाला। ट्यूमर कैसे बनता है और ऐसे ही कैलस कैसे बनता है, ये पूछा जाता है। तो क्या होता है, हमारी जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, जब बच्चों ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपका डिफरेंशिएशन करती हैं तो परमानेंट सेल्स बनती हैं। परमानेंट सेल्स जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, लीफी मेसोफिल सेल्स एक परमानेंट सेल्स है। अब क्या होगा अगर आपने मेसोफिल सेल्स को लिया है और इन सेल्स को हमने टिश्यू कल्चर के लिए यूज किया है, तो हम इनको क्या करेंगे, वो मीडियम देंगे जिससे ये मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट होंगी। अब ध्यान देंगे, मेरिस्टेमेटिक डिफरेंशिएशन के बाद परमानेंट बनेगी। परमानेंट दोबारा मेरिस्टेमेटिक बन रही है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। अच्छा क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। जिसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है वो क्वेश्चन आसानी से कर देगा। आंसर जाएगा सेकंड, डी डिफरेंशिएशन। उसके बाद फिर अगर ये डिफरेंशिएट करती है तो रीडिफरेंशिएशन होता है, जिसमें सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज वगैरह बनते हैं। बट हमसे पूछा जो है वो बताएंगे, डी डिफरेंशिएशन इज द आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109। frequency of recombinant between the gene pair of same chromosome as a measure of the distance between the genes to the map to their position on chromosome was used for the first time by। ये बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, क्रोमोसोमल मैप की। क्रोमोसोमल मैप। अब क्रोमोसोमल मैप अगर हम बात करें, वैसे तो क्वेश्चन इस पर मैप बनाने के भी आते हैं, बट यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। मॉर्गन के स्टूडेंट थे एल्फ्रेड स्टूटीवेंट, उन्होंने एक क्रोमोसोमल मैप की डिस्कवरी की थी। तो आंसर जाएगा थर्ड, हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूटीवेंट। दो जीन्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही हमारा रेशियो होता है परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज जितनी होगी उतनी ही दो जीन्स के बीच की डिस्टेंस मानी जाती है। तो इसमें क्या होता है कि इसी को क्रोमोसोम मैप बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी हमारी अल्फ्रेड स्टूटीवेंट ने की। क्वेश्चन नंबर 110, spraying of which of the following phytohormone on juvenile conifers helps in the hasten the maturity period that leads to the early seed production। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट एनसीईआरटी का प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन वाले चैप्टर से, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर से। इसका आंसर जाएगा आपका जिबलिक एसिड। अगर आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ें तो कॉनिफर्स का जिक्र हमारा मॉर्फोलॉजी में भी आता है। उस पर अगर हम जिबलिक एसिड का स्प्रे कर दे तो उसकी मैच्योरिटी पीरियड जल्दी आ जाता है और वो जल्दी सीड प्रोड्यूस करता है। तो दैट इज जिबलिक एसिड। अब आगे के क्वेश्चंस में रिक्वेस्ट करता हूँ वैशाली मैम से, प्लीज कंटिन्यू करें मैम। तो क्वेश्चन नंबर 111 में देख रहे हैं हम, लार्ज कलर्ड फ्रेगनेंट फ्लावर्स विद नेक्टर आर सीन इन। इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स जो हैं वो लार्ज साइज के फ्लावर और कलरफुल फ्लावर शो करते हैं ताकि इंसेक्ट ज्यादा
अट्रैक्ट हो उनकी तरफ नेक्टर कलेक्ट करने के लिए। तो इसका आंसर हमारा होगा डायरेक्ट इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स। Question number 112. How many ATP and NADP are required for synthesis of one molecule of glucose during Kelvin cycle? अगर आप लोगों को केल्विन साइकिल याद आ रही हो तो केल्विन साइकिल में 3 स्टेप होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन ATP एंड NADPH की रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं केल्विन साइकिल में, तो रिडक्शन फेज में 1 CO2 मॉलिक्यूल के लिए 2 ATP एंड 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है, और रीजनरेशन में 1 ATP की रिक्वायरमेंट होती है। तो टोटल 3 ATP एंड 2 NADPH फॉर 1 CO2 मॉलिक्यूल। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। आंसर विल बी 18 ATP and 12 NADPH. Question number 113. Which of the following stages of meiosis involve division of centromere? अगर हम division of centromere की बात करते हैं तो हमें देखना होगा क्रोमैटिड्स कहाँ सेपरेट होते हैं। तो क्रोमैटिड सेपरेशन का फेज जो है एनाफेज 2 है, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, इन दोनों में क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होते। मेटाफेज 1 में अलाइन होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, मेटाफेज 2 में अलाइन होंगे क्रोमोसोम, बट देयर विल बी नो सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो क्रोमैटिड के सेपरेशन का फेज जो है वो होगा एनाफेज 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 114. Which micronutrient is required for splitting of water molecule during photosynthesis? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, दैट मैंगनीज की रिक्वायरमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने के लिए ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो प्रोसेस होती है थैलाकोइड के अंदर। During the purification process for recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitate out. ये बेटा DNA को डीनेचर करता है, तो DNA को precipitate करेगा chilled ethanol. Question number 116. What is the role of DNA RNA polymerase 3 in the process of transcription in eukaryotes? तो यूकैरियोट्स की अगर ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन ये कराता है tRNA 5 स्मॉल राइबोसोमल आरएनए का एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का। तो आंसर विल बी ट्रू। सेलुलोज, क्वेश्चन नंबर 117. सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज। अब सेलुलोज का कॉम्प्लेक्स हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता तो वो होल्ड ही नहीं कर पाता आयोडीन को। स्टार्च कंटेन हेलिकल स्ट्रक्चर, सो स्टार्च कैन होल्ड द आयोडीन मॉलिक्यूल बट सेलुलोज कैन नॉट। सो आंसर विल बी सी फॉर क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 118 की अगर हम बात करते हैं हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट की हम बात करें, एक मैक्रो एंड एक माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं, सेलेजिनिया एंड साल्विनिया। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है, आप रेफर कर सकते हैं एनसीईआरटी इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 119. एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स वो जीन सीक्वेंस हैं जो एक्सप्रेस हो सकते हैं एमआरएनए में ताकि वो आगे चल करके प्रोटीन सिंथेसिस कर सके। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा ऑप्शन 1, ऑल जीन दैट एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। क्वेश्चन नंबर 120. इस क्वेश्चन में 5 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 कहती है डेट्राइटिवोर्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन। डेट्राइटिवोर्स मतलब अर्थवर्म जो है फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस शो करते हैं, उसको सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करके। द ह्यूमस इज, सेकंड स्टेटमेंट हमारी है, द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब ड्यूरिंग मिनरल। जो ह्यूमस हमारा फॉर्म होता है उस पे माइक्रोब फर्दर एक्ट करते हैं और उसको इनऑर्गेनिक मिनरल्स में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 एकदम करेक्ट है। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट go down into the soil and get precipitated by the process called leaching. जब वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सॉइल में जाकर के डिप्लीटेड हो जाएंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लीचिंग। तो इसका आंसर हमारा ए बी सी एकदम करेक्ट है। द डेट्राइटस फूड चेन बिगिन विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, नो इट बिगिन विद डेड ऑर्गेनिज्म। तो हमारे स्टेटमेंट गलत होगा। अर्थवर्म ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय द प्रोसेस कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। ये स्टेटमेंट भी हमारा एकदम गलत है। तो इसका आंसर होगा हमारा 1, ए बी एंड सी ओनली। हेलो, वेलकम बैक टू द स्टूडेंट्स। सो 120 तक क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। हम आगे बढ़ते हैं
Question number 121. This question is from the ecology. Amongst the evil quartet, which one of the following considered the most important cause in driving extinction of this species? देखिए स्पीशीज की एक्सटेंशन के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई रेस्पॉन्सिबल चीज अब तक मानी गई है तो वो माना गया है आपका हैबिटेट लॉस। ठीक है, जैसे एक बड़ा फॉरेस्ट है उसमें से हमने एक रोड को बाईपास करा दिया तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में इस तरह से करके ये डिवाइड हो जाता है बड़ा फॉरेस्ट, तो उससे क्या होता है स्पीशीज का घर बाहर चल जाता है, हैबिटेट लॉस हो गया। फ्रेगमेंटेशन का मतलब यही है, फ्रेगमेंट्स में तब्दील कर देना। ठीक है, तो ये मेजर कॉज बताया गया है हमारा चारों ऑप्शंस में से। जैसे ओवर एक्सप्लॉइटेशन भी एक स्पीशीज के एक्सटेंशन का माना जाता है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन कोई दूसरी स्पीशीज दूसरी जगह आकर हमने इंट्रोड्यूस करा दी उससे भी एक्सटेंशन होता है। को एग्जिस्टेंस मतलब होता है कि एक दूसरे बिल्कुल ऑब्लिगेट रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उसमें भी एग्जिस्टेंस देखा जाता है। बट सबसे ज्यादा मेजर जो ये प्रोडक्ट है दैट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122। The phenomena of pleiotropism refer to presence of several alleles of a single gene controlling a single crossover। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता pleiotropism में। Presence of two alleles, each of two gene control a single trait, not like that. A single gene affecting multiple phenotypic expression, yes, this is the right one. More than two gene affecting a single character, ये भी correct नहीं है। pleiotropism कुछ नहीं है, एक ही जीन अगर एक से ज्यादा ट्रेट्स को अफेक्ट कर रही है तो दैट इज pleiotropism। ठीक है, तो आंसर तीसरा इसका एप्रोप्रिएट है। इसके एग्जांपल्स में आपका पी के स्टार्च ग्रेन साइज का भी जिक्र आता है और राउंड शेप का सीड की शेप का भी जिक्र आता है। गुड pleiotropism एग्जांपल एंड सिकल सेल एनीमिया इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ pleiotropism। जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 123। सेल साइकिल से क्वेश्चन आया है डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। हमारी सेल साइकिल की जो फेजेस होती हैं, G1 फेज होती है और फिर हमारी S फेज होती है, फिर G2 होती है और फिर M फेज होती है। उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डीएनए रेप्लिकेशन जिसमें होता है दैट इज S फेज, डीएनए रेप्लिकेशन। आंसर सेकंड जाएगा। आगे चलते हैं हम। The process of appearance of recombination nodule occur at which substage of the prophase first in meiosis। बेटा meiosis की prophase first मतलब meiosis first में जो prophase first होती है उसकी कई सारी सब स्टेजेस होती है, जैसे डिप्लोटीन होती है, लेप्टोटीन स्टार्टिंग में होगी, फिर जाइगोटीन, फिर पैक्टाइटीन, फिर डिप्लोटीन। अब ये जो बात कर रहे हैं रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल की, ये होमोलोगस क्रोमोसोम में बच्चों जो क्रॉसिंग ओवर होती है उसमें जब ये इंटर एक्सचेंज होता है क्रोमेटिड्स का दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। तो ये होता है रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल, एनसीईआरटी का वर्ड। This recombination nodule is observed in the Pachyderm stage. So answer second is correct. Next one 125. UV exposure to the UV upon exposure to UV radiation DNA stained with ethidium bromide will show। आपने देखा होगा जेल लैक्टोफोरेसिस में हम बैच बनाते हैं और उसमें फिर डीएनए लोड करा जाता है और वो डीएनए जिससे कि हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें इथिडियम ब्रोमाइड से लेबल करा जाता है। जब लेंथ के अकॉर्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए सेपरेट हो जाता है तो उसको हम फिर यूवी रेडिएशन यूवी प्लेट पर रखते हैं जिससे डीएनए को ऑब्जर्व करा जा सकता है और उसमें जो कलर आता है वो आता है ब्राइट ऑरेंज कलर। ओके, आंसर है ब्राइट ऑरेंज कलर। इथिडियम ब्रोमाइड की वजह से ये कलर आता है। डायरेक्ट इकोलॉजी से फिर एक क्वेश्चन डायरेक्टली बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है। Earth Summit was held in the Rio de Janeiro in the year 1992। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ नहीं ऐसा समझना बट फैक्ट्स भी याद करने जरूरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। ये क्वेश्चन भी इकोलॉजी से डिपेंड करता है बेटा। जीपीपी एज द मेंशन इन द क्वेश्चन आंसर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट एंड एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्ट। बेटा क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर जो होते हैं प्लांट प्रोड्यूसर्स, वो जो भी चीज सनलाइट से एब्जॉर्ब करते हैं वो होती है जीपीपी। उसमें से अपने लिए एनर्जी यूज कर लेंगे वो माना जाएगा रेस्पिरेटरी लॉस। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी लॉस देन इक्वल्स टू द एनपीपी। तो आपसे पूछा है आर क्या है यहाँ पर, बड़ा सिंपल है रेस्पिरेटरी लॉस। ना तो फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रिक रेडिएशन, रेस्पिरेटरी क्वार्सेंट नहीं, इससे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, केवल रेस्पिरेटरी लॉस। रेस्पिरेटरी लॉस मतलब प्लांट्स ने अपने लिए जो एनर्जी इस्तेमाल की, रेस्पिरेशन में एनर्जी इस्तेमाल करेंगे ना। आगे बढ़ते हैं हम 128।
बिल्कुल लाइन है एनसीईआरटी की, और हमने क्लास में कई बार कहा भी था क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है। और देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। अनइक्विवोकल मतलब जिससे सब सहमत थे, जिसके आगे इसमें कोई बात नहीं निकल कर आई कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, उसको सबसे पहले प्रूव करने वाले थे हर्शे एंड चेस, अल्फ्रेड हर्शे एंड चेस। विर्थ ने भी शुरुआत की थी बट वो प्रूफ नहीं कर पाए थे। उसके बाद एवरी मैकेलॉयड मैकार्थी ने भी कोशिश की थी, बट इन्होंने भी डीएनए एग्जैक्टली जेनेटिक मटेरियल है ये बात नहीं कह पाए। ठीक है, विल्किंसन फ्रैंकल तो इससे लेट ही नहीं कर पाए। आंसर हमारा हर्शे है, चेस। 129 the thickness of ozone in a column of the air in the atmosphere is measured in the term of। बहुत ही फैक्चुअल और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट में हम ओजोन की थिकनेस को मेजर कर पाते हैं, बाकी सारे ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है एनवायरमेंट साइंस क्वेश्चन से, एनवायरमेंट इश्यूज से। नेक्स्ट 130 क्वेश्चन, एंडार्क एंड एक्सार्क are the term often used for describing the position of secondary xylem। एंडार्क और एक्सार्क सेकेंडरी जाइलम के लिए टर्म यूज नहीं की जाती, दैट इज टर्म यूज फॉर प्राइमरी जाइलम। यहीं पर स्टेटमेंट ये गलत होता है। स्टेटमेंट सेकंड, एक्सार्क कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम। हाँ, रूट्स में कंडीशन एक्सार्क। एक्सार्क मतलब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ। प्रोटो और मेटा दो तरह के जाइलम होते हैं ना, ये हमने पढ़ा था अच्छे से क्लास में। तो रूट्स में हमें प्रोटोजाइलम देखने को मिलता है, प्रोटो बाहर की तरफ, अंदर की तरफ मेटाजाइलम, इस तरह की कंडीशन। ठीक है, तो उसमें स्टेटमेंट आपका सेकंड तो करेक्ट है, बट फर्स्ट करेक्ट नहीं है क्योंकि सेकेंडरी जाइलम वर्ड यूज हो गया ना। आंसर इसमें जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट नहीं, स्टेटमेंट सेकंड फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज ट्रू। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131। Movement and accumulation of ions across the membrane against their concentration gradient can be explained by। Against the concentration gradient मतलब lower concentration to higher concentration। कोई भी चीज बेटा अगर हम, जैसे माउंटेन है, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इसे बोलते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट। इसमें एनर्जी लगेगी, बिल्कुल लगने वाली है, एनर्जी लगने वाली है, एनर्जी इट इज अपहिल ट्रांसपोर्ट। ये इसमें एटीपी खर्च होगी। ऐसे ही अगर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन उल्टा आपने कोई चीज भेजनी है, उसमें एनर्जी लग गई और उसमें लगता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया 132। The force generated by the transmission can lift a xylem size column to the water of 130 meter height। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर से डायरेक्टली लाइन टू लाइन उठाया हुआ है। स्टेटमेंट सेकंड, ट्रांसपिरेशन कूल लीफ सरफेस ऑफ समटाइम्स 10 to 15 डिग्री बाय evaporating cooling, दैट इज आल्सो ट्रू। ये भी बिल्कुल डिक्टो लाइन टू लाइन है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक, क्या आंसर जाएगा? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट चैप्टर से क्वेश्चन था। 133 gene gun method is used to introduce the alien DNA into the host cell। Microparticles of dash metals are used। ये भी डायरेक्ट बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन उठाया हुआ है, आपने सुना होगा, याद भी होगा अगर बच्चों ने ध्यान से सुना भी है क्लास में, तो गोल्ड पार्टिकल्स का जिक्र आता है, टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल्स। ठीक है, जीन गन मेथड एक मेथड है जिसमें बेटा एलियन डीएनए को एक होस्ट सेल्स में इंट्रोड्यूस करा सकता है। एलियन वर्ड बाहर से आई हुई चीज के लिए यूज करते हैं ना, एलियन डीएनए को हम जीन गन मेथड से, गन होती है जिसमें इसको पुट करके और हम इसको प्रेशर से इंसर्ट करा देते हैं, इसे जीन गन मेथड बोलते हैं, और उसमें टंगस्टन में गोल्ड की पार्टिकल रहती है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। 134 in angiosperm the haploid diploid and triploid structure the fertilized embryosac eventually। एम्ब्रियोसैक फर्टिलाइज्ड हो गया, सबसे पहले तो यही बात समझ लेंगे हम बेटा, जब हमारी मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होती है उसमें होगी मियोसिस, और मियोसिस के बाद बनता है हमारा एम्ब्रियोसैक। अब ध्यान देना, मियोसिस के बाद एम्ब्रियोसैक में जो भी सेल्स होंगी वो होंगी हमारी हैप्लॉइड, ये एन होंगी। इसमें से दो सिनर्जिड होती हैं, इसमें से हमारी सिनर्जिड सेल्स होती हैं, सिनर्जिड सेल्स हमारी हैप्लॉइड होंगी, और हमारा जब
एग जो होता है फर्टिलाइज, एग बेटा जैसे एग है और फिर इसमें मेल गैमेट आया और ये फर्टिलाइज होकर बनाएगा जाइगोट। तो जाइगोट बना, जाइगोट डिप्लॉइड होगा और आपका ये ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो आंसर थर्ड जाएगा, सिनर्जिक, हैप्लॉइड, जाइगोट, डिप्लॉइड और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 135, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल इन द कॉर्न कॉर्प। बेटा कॉर्न कॉर्प जिसको हम लोकल लैंग्वेज में भुट्टा भी बोलते हैं, उसमें फीमेल में एक कॉर्न कॉर्प होता है और उसके स्टिग्मा के पास ये बहुत सारे गुच्छे होते हैं जिसे टेसल्स बोलते हैं। इन टेसल्स का काम होता है कि ट्रैप करे पोलन ग्रेन, क्योंकि इसका पोलिनेशन विंड के थ्रू होता है, तो हवा में जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको ट्रैप करने का काम करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम पॉइंट से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग, आयरन, आयरन ये मिनरल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है बेटा। आयरन एक ही एंजाइम के लिए यूज होता है, एक्टिवेशन ऑफ कैटालेस। जिंक ऑक्सीजन की सिंथेसिस के लिए यूज होता है। बोरॉन, बोरॉन हमारा यूज होता है सेल इलोंगेशन, पोलर ट्यूब फॉर्मेशन भी बोरॉन का इंपॉर्टेंट है। मोलिब्डेनम, नाइट्रेट रिडक्टेज। सो आयरन, आयरन का ए का जाएगा हमारा थर्ड और बी का जाएगा फर्स्ट और ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सी का जाएगा हमारा फोर्थ और डी का हमारा सेकंड। चलिए आगे चलते हैं, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। Microorganism involved in the biodegradation of organic matter in a sewage polluted water body consume a lot of oxygen causing the death of the aquatic organism। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे सीवेज ऐड होता है बीओडी बढ़ती है। बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन वाले बैक्टीरिया उसको डिग्रेड करते हैं और उन्हें ऑक्सीजन चाहिए उस चीज को। सेकंड ऑप्शन, एल्गल ब्लूम कॉज एक्सेस ऑर्गेनिक मैटर वाटर इंप्रूव क्वालिटी। नहीं, क्वालिटी कहीं से इंप्रूव नहीं करता एल्गल ब्लूम, और क्वालिटी गिराता है फिशेस को और मारता है। तो ये करेक्ट इनकरेक्ट हुआ। वाटर हेशेंट वाली बात भी करेक्ट है और टॉक्सिन सब्सटेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंक्रीज द ट्रॉपिक लेवल, ये बात भी बिल्कुल सही है। बायो मैग्निफिकेशन वाली बात है, आपने पढ़ा होगा बायो मैग्निफिकेशन, डीडीटी का एक्यूमुलेशन जो होता है। तो आंसर हमारा सेकंड है। आगे चलते हैं हम 138, ये क्वेश्चन भी इकोलॉजी से बनता है आपको, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर से। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों को बेनिफिट हो, तो ए का हमारा ऑप्शन जाएगा फोर्थ, दैट इज ए। उसके बाद कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म जिसमें एक को बेनिफिट हो और दूसरा न्यूट्रल हो, तो ये जाएगा हमारा बी। तो हमारा ए का जाने वाला है फोर्थ और बी का जाने वाला है फर्स्ट। ए का फोर्थ और बी का फर्स्ट। और फिर आता है एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म में होता है एक को नुकसान दूसरा न्यूट्रल, और पैरासिटिज्म में एक को फायदा और दूसरे को नुकसान। म्यूचुअलिज्म दोनों को बेनिफिट, जैसे साइनोबैक्टीरिया वाली बात, ठीक है, या माइकोराइजा वाली बात। कमेंसलिज्म बहुत से एग्जांपल्स, एक को बेनिफिट एक को न्यूट्रल। एमेंसलिज्म जैसे हमारा एंटीबायोटिक वाली बात, ठीक है, फंगस को कुछ नहीं मिलता बट बैक्टीरिया मर जाता है। पैरासिटिज्म में तो एक मरेगा, एक प्रेडेटर है और एक प्रे। अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा assertion, in gymnosperm the pollen grains are released from the microsporidium carried out by the air current। बिल्कुल ठीक है ये assertion। Air current carried the pollen grain to the mouth of the archegonia where male gamete are discharged and pollen tube is not formed। That is wrong, pollen tube form होती है। तो assertion ठीक है और but reason गलत है। A are true and R is false। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन हमारा प्लांट किंगडम से रिलेटेड था। अगेन मैचिंग, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन की जो बात होती है वो लिंक रिएक्शन में आती है रेस्पिरेशन में, ठीक है, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस में होती है। ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिलेट करता है ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद होता है। और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइट इज सिट्रेट सिंथेसिस। तो ए का हमारा जाएगा सेकंड और बी का हमारा जाएगा फोर्थ और सी का जाएगा हमारा थर्ड। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 121, lenticels are the lens shaped opening permitting the exchange of gases। बिल्कुल सही बात है। bark are formed by the early season in hard bark। that is wrong। bark is a technical term that refers to the old tissues exterior to the vascular membrane के बाहर जितनी चीज होती हैं वो bark में आती है। बिल्कुल सही बात है। bark refers to the periderm and secondary phloem, ये भी बिल्कुल सही बात है। Phalogen is a single layer in thickness, ये हम नहीं कह सकते, that is not correct। तो इसमें ऑप्शन से अगर हम देखें तो हमारा ए, सी एंड डी करेक्ट है। ऐसा ऑप्शन कोई हमें दिख नहीं रहा।
लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो एक ऑप्शन है सेकंड, ए एंड डी ओनली, ए एंड डी ओनली, बट वर्ड ओनली लगा हुआ है, तो मैं इसको स्टार मार्क भी कर रहा हूँ, स्टार मार्क भी है, ओनली वर्ड लिखा हुआ है ए एंड डी ओनली। अब देखते हैं एंटी इसका क्या आंसर देता है, बट इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका ए और अभी डी जाता है। आगे बढ़ते हैं हम 141 142 main step of the formation of recombinant DNA given below are these step in the correct sequence। हाँ, बायोटेक का क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्या करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन व रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आपने जहां से डीएनए निकालना है उसको कट करना होगा पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, फिर उसको आइसोलेट करना होगा जेल लैक्टोफोरेसिस से, और फिर उसकी पीसीआर करेंगे, और फिर उसके बाद हम होस्ट सेल में डालेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा बी सी डी ए, तो बी सी डी ए दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं 143 क्वेश्चन, कोहिजन। कोहिजन होता है बेटा वाटर से वाटर के मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन, सेम मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन को कोहिजन बोलते हैं। तो ए का ऑप्शन हमारा क्या जाना चाहिए, दैट इज म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग द वाटर मॉलिक्यूल, ए का सेकंड जाना चाहिए। ठीक है, तो दो ऑप्शन हमारे दिख रहे हैं। एडिशन होता है जो पोलर सरफेस है जाइलम की वाटर का, उससे अट्रैक्शन, एडिशन से अट्रैक्शन अगर है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द पोलर सरफेस, तो हमारा बी का फोर्थ जाना चाहिए। ए का सेकंड और बी का फोर्थ, हमें ये ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट वाला जाता हुआ। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ज्यादा होती है लिक्विड में एज कंपैरिजन टू द गैसेस, तो सरफेस टेंशन मोर अट्रैक्टेड इन लिक्विड फेज, सी का फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। और गटेशन, गटेशन ऑप्शन थर्ड दैट इज वाटर लॉस इन लिक्विड, बिल्कुल सही, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये क्वेश्चन अच्छा था, ट्रांसपोर्शन ट्रांसपिरेशन पुल वाली बात थी, आपको ध्यान होना चाहिए कि दो वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद ही चीजें ऊपर को जाती हैं और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है, वहां से इवोपरेशन होता चला जाता है लीफ से और ट्रांसमिशन पुल सेटअप होता है। तो उस इस वाटर की प्रॉपर्टीज पर ही ये क्वेश्चन था, बिल्कुल एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। दिस डिसऑर्डर वाज डिस्कवर्ड बाय द लैंगडाउन, नहीं लैंगडाउन ने नहीं करा था, लैंगडाउन डाउन ने नहीं किया था। Such an individual has overall masculine development. However, the feminine development is also expressed. Yes, ये correct है. The affected individual is taught structure, not wrong. Physical, psychomotor and mental reduction development, that is also wrong. Such individual is tried. ये बिल्कुल सही बात है। तो B and E option are correct. Simple characteristics based question है, genetics का, NCERT based. How many different proteins does the ribosome consist of? Ribosome 80 प्रोटीन तरह की प्रोटीन रखता है। क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा आउट ऑफ द बॉक्स था, बट एक प्रोटीन्स का सीधा सीधा आंसर है इसका। मैच द फॉलोइंग, एम फेज, एम फेज बेटा माइटोसिस फेज भी होती है, उसको हम इक्वेशनल फेज भी बोलते हैं। तो ए का हमारा फोर्थ जाएगा, ऑप्शन हमारे ये दो बन रहे हैं। और जी2 फेज, जी2 फेज में हमारे प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं, तो ऑप्शन 1 बनेगा। क्वाइसेंट स्टेज मतलब जी नॉट, जी नॉट इनएक्टिव होती है, तो सी का सेकंड बनेगा। और जी1 फेज एक इंटरवल होती है, ये हमारी सेल साइकिल है, इसमें ये जी1 है, इसमें फिर एस है, फिर ये जी2 है, फिर एम है। तो माइटोसिस एम फेज में और एस फेज में रेप्लिकेशन इसमें होता है ना, इसके बीच में आता है जीवन, तो जीवन का ऑप्शन थर्ड करेक्ट जाएगा। तो डी का है थर्ड और सी का है सेकंड और बी का है फर्स्ट, तो ऑप्शन सेकंड इसका। ओके, नहीं सॉरी, बी का है सेकंड, दैट इज ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, बाय मिस्टेक गलत लगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट एंड सी का सेकंड, हाँ, एंड डी का थर्ड। Which of the following combination is required for chemiosmosis? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान होगा फोटोसिंथेसिस में भी और हमने रेस्पिरेशन चैप्टर में भी पढ़ा था इस तरह की कंडीशन, यहाँ पर अंदर एच आयंस इकट्ठे हो जाते हैं, ये हमारा ल्यूमन का है अंदर थाइलेकोइड का, मेम्ब्रेन भी है, F0 F1 भी है, एक प्रोटॉन पंप भी है, और जब प्रोटॉन बाहर आते हैं तब जाकर हमारा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP बनता है। ऐसी ही कंडीशन जनरेट होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। तो हमें क्या क्या चाहिए, मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए और एटीपी सिंथेसिस चाहिए, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन करेक्ट। मेम्ब्रेन प्रोटॉन नहीं, एनएडीपी नहीं, प्रोटॉन पंप इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं होता, प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है, प्रोटॉन पंप इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं। ग्रेडियंट का मतलब समझ रहे हैं आप, डिफरेंसेस,
यहाँ अंदर H ज्यादा हो जाते हैं, बाहर H कम रहते हैं स्ट्रोमा में, तो एक डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन्स मूव करते हैं और उसकी एनर्जी से फिर एटीपी की फॉर्मेशन होती है। तो मेम्ब्रेन भी चाहिए, प्रोटॉन पंप भी चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट भी चाहिए, और उसके बाद एटीपी सिंथेसिस चाहिए। अगला क्वेश्चन है 148, मेलोनेट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया व्हाइल इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ। बड़ा इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, एसडीएच सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। मेलोनेट जो ग्रोथ इनहिबिट करता है पैथोजेनिक की, तो वो ईटीएस में सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है और आसान है। अगला क्वेश्चन है 149, जो एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, फ्लावर इज डिफाइंड एज द मॉडिफाइड शूट वेयर इज द शूट अपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू द फ्लोरल मेरिस्टेम। बिल्कुल ठीक बात है, एक शूट जो होती है वही फ्लावर बनती है, उसके थैलेमस में आपको नोड और इंटरनोड्स भी दिख जाएंगे, और उसके बाद ये फ्लोरल अपेंडेजेस जो बनते हैं, तो फ्लावर को हम मॉडिफाइड शूट बोलते हैं। ठीक है, रीजन है internode of the shoot get condensed to produce a different fluid appendages laterally at a successive node instead of leaf। बिल्कुल ठीक बात है ये भी, क्योंकि इंटरनोड क्या होती है, इंटरनोड जब कंडेंस्ड होगी तो उसके ऊपर वाली अपेंडेजेस से थैलेमस और फिर उससे ही फ्लोरा अपेंडेजेस बन जाते हैं। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो assertion and reason are true and R is the correct explanation of B। बिल्कुल ठीक है ये, अच्छा क्वेश्चन था। 150 लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट two closely related species competing for the same resources cannot exist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually। आपको ध्यान होगा गॉस का एक्सपेरिमेंट था पैरामीशियम ऑरेलिया और पैरामीशियम कॉर्डेटम में, दोनों ही पैरामीशियम है, दोनों का सोर्स फूड सेम होगा, जब तक फूड अच्छा मिलता है तब तक ये दोनों सरवाइव करते हैं। बट गॉस ने देखा जैसे ही फूड का अमाउंट कम जाता है तो ऑरेलिया डोमिनेट कर जाता है, कॉर्डेटम वहां से खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये अच्छा एग्जांपल है कंपटीशन का, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, जो एक ही वैरायटी एक ही स्पीशीज के बीच में होता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन हेर्बिवोर्स, दैट इज रॉन्ग। हर्बीवोर्स ज्यादा अफेक्ट करते हैं एज कंपैरिजन टू द कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स का सोर्स ऑफ फूड लिमिटेड होता है और वो ज्यादा अफेक्ट करते हैं, कार्निवोर्स को ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड गलत है। तो आंसर जाएगा आपका स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो दैट इज कंप्लीट 150 क्वेश्चंस का हमने यहाँ पर देखा सॉल्यूशन। काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, काफी अच्छा पेपर था। अभी हम यहीं पर स्टॉप करते हैं इसको। थैंक यू।